हाँ जी, देखिए जरा। तो अभी तक हमें, ध्यान से सुनना आप, अभी तक हमें तीन इक्वेशंस आती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, है ना। वो तीनों इक्वेशन में एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। वो तीन इक्वेशंस हैं, देखो जरा। वो तीन इक्वेशंस हैं, एक है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको लगा होगा सर को याद नहीं है फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस मेरे ख्याल से सभी को याद होंगी, है ना। एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं कि इन तीनों इक्वेशंस में जितने जो अननोन्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग क्या है। जैसे एस जो है यहां पर, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मत बोल देना इसे गलती से कोई, इट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है, तो वो भी हमें पता है। इसके बाद u है यहां पर क्या, इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन। क्या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलेगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, लेकिन तब भी पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में चलता है। इसका मतलब एक पॉइंट जो हमें और पता है, दैट इज कि एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। किस डायरेक्शन में वो पार्टिकल चल रहा है उससे एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन बिल्कुल एक अलग बात है, वो बस ये बताता है कि जो स्पीड है उसे कम करना है, ज्यादा करना है, पार्टिकल के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसे चेंज करना है, उसके बारे में बताता है ना। वो चेंज करने की कोशिश करता है, ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया और एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सेलरेशन ये कोशिश करेगा कि ये ऊपर चलने की बजाय नीचे चले। लेकिन जब तक ऊपर चल रहा है तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर किससे पता चलेगा, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, किससे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज गिवन बाय वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। जैसे अगर आप इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में देते हो तो इसका मतलब पार्टिकल का जो मोशन है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देते हो तो वो डाउनवर्ड में रहेगा, एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा होगा वो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जरूरी नहीं है कि वो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जब किसी चीज को ऊपर थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन एक बार उस डायरेक्शन में भी है जिसमें पार्टिकल चल रहा है, जो कि डाउनवर्ड वाला होगा, और एक बार उस डायरेक्शन में भी है जिसमें वो नहीं चल रहा है, जो कि अपवर्ड वाला मोशन होगा। तो दोनों केसेस इसी से क्लियर हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है? ये तीनों इक्वेशन सबको आती हैं यूज करनी अच्छे से। कौन सी इक्वेशन कब यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक। अब एक बहुत खास बात है कि ये तीनों इक्वेशंस कब एप्लीकेबल हैं। तो क्या कंडीशन है? आप बोलोगे सर कंडीशन है सबसे फर्स्ट कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी वाले केस के लिए ठीक है कि एक्सेलरेशन इज 10 और 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशंस अप्लाई हो जाएंगे। क्या अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें ये अप्लाई हो जाएगा? तो उसमें भी हो जाएगा, बिकॉज 5 इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर कभी कोई बोले हमसे कि पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 5t, और आप बोलो सर एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग तो बदलता रहेगा, तो इसका मतलब कैसा एग्जांपल हुआ ये? वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब ये तो एक्सेलरेशन बदलता रहेगा। तो ऐसे केसेस में ये इक्वेशंस, ये जो तीनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं,
ये इक्वेशंस हम यूज नहीं करते। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और जब मैं कांस्टेंट लिखता हूं तो इसका मतलब फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड डायरेक्शन, ये दोनों बात होती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सर वैल्यू तो सेम है और डायरेक्शन बदल रही है, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और डायरेक्शन सेम है और वैल्यू बदल रही है तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, दोनों बदल रहे हैं तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 100% फिक्स्ड डायरेक्शन फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशंस अप्लाई हो पाएंगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो अब आप रिकॉल करोगे कि आपने जितने क्वेश्चंस इन इक्वेशंस पर बेस्ड आज तक सॉल्व किए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू आपको दी हुई होगी, तभी तक आप उसे सॉल्व कर सकते थे। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बताना जरा, याद करके आए हैं क्या, कि यहां से कोई पार्टिकल ने स्टार्ट किया, वो किसी अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, फिर वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद ये किसी बीटा एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट करता है। ऐसे क्वेश्चंस तो थे, लेकिन आप याद करो कि आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक बार में कोई इक्वेशन यूज नहीं की थी। जब आप इक्वेशन यूज करते थे तो यू मेक श्योर कि आप यहां से लेकर यहां तक एक इक्वेशन लगा सकते हो, बिकॉज इतने पोर्शन के लिए एक एक्सेलरेशन फिक्स है, और फिर आप यहां से यहां तक एक इक्वेशन लगाते थे, विच मींस कि आपने इसे दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था जिनमें इंडिविजुअली एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और इसलिए ये इक्वेशंस वहां पर अप्लाई हो पा रही थी। राइट तो एक तरह से हमने इसी एप्लीकेशन का बस एक बेटर वर्जन ढूंढ लिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो जितने पोर्शन में कांस्टेंट है उतने पोर्शन में लगाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये पक्की बात है कि इक्वेशंस तभी लगाई जा पाएंगी जब तक एक्सेलरेशन फिक्स्ड या कांस्टेंट रहेगा। यहां तक बात फिक्स है, बात समझ गए? किसी को कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, पूछो। क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ गई है? कोई केस ऐसे ध्यान आ रहा है कि सर इस वाले केस में क्या करेंगे, ऐसा कुछ पूछना है किसी को कि अगर एक्सेलरेशन ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? क्लियर एकदम? फिक्स वैल्यू फिक्स डायरेक्शन तभी एप्लीकेबल है, अगर कभी बदल रहा है तो फिर उतने पोर्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है जितने पोर्शन में फिक्स है। ठीक है जी, चलिए अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन है क्या हम इनमें से वेक्टर्स क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कौन कौन वेक्टर्स हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यू क्या है? वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? स्केलर, टाइम इज अ स्केलर। एक्सेलरेशन वेक्टर, और बाकी तो कोई बचा ही नहीं है, सारे आ गए। तो इसका मतलब हमें यह आइडिया है कि कौन कौन इसमें वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, दैट इज कि ऑल वेक्टर्स should lie along same straight line। सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में होने चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो गई, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गई। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलोंग है, इसलिए मैं इन्हें इक्वेशंस में यूज कर सकता हूं। राइट आप कल को बोलो कि सर एक काम करते हैं कि हम अपना इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ रख लेते हैं, ये u है, और मैं किसी चीज को यहां से ऐसे पकड़ के और इधर थ्रो कर देता हूं, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? तो आप बोलोगे सर आपने वेलोसिटी इस तरफ की है, ग्रेविटी ऑब्वियसली इस तरफ ही रहेगा, तो ग्रेविटी और वेलोसिटी दोनों क्या हो गए? अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। तो ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने एक्सेलरेशन इस तरफ किया और मेरा इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ था, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इस तरफ वेलोसिटी बढ़ जाए, ये इलॉजिकल बात है। अगर इस तरफ एक्सेलरेशन होगा तो फिर इसी तरफ वेलोसिटी बढ़ेगा इस एक्सेलरेशन की वजह से। ये एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकता। इट इज लाइक कि अगर मैं इस डाइस के ऊपर फोर्स लगाने लगूं और इस डाइस को अपनी तरफ पुल करूं, तो अपनी तरफ पुल करने पर इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो इसी तरफ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, ये एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए
ये तीनों इक्वेशंस यूज करते हुए वी हैव टू मेक श्योर कि जितने भी वेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में वो सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं या जितने केसेस हमने डिस्कस किए हैं उन सारे केसेस में ऐसा होता भी था। कैसा होता था कि सारे वेक्टर्स अपने आप ही ऑलरेडी अलाइंड होते थे, अपने आप ही वो सेम डायरेक्शन में होते थे और उसमें हमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन ये जो टॉपिक है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज नॉट अलोंग द सेम लाइन जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकें। थोड़ा बताता हूं मैं कैसे। जैसे मान लो कि एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर हम इस ग्राउंड में एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एक्सिस को आप ग्राउंड की तरह मानो और वाई एक्सिस को आप हाइट की तरह मानो। ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसे एक्सिस भी होगा और इसमें हम एक पार्टिकल को यहां से किसी एंगल पर ऐसे थ्रो करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से, यहां से ऐसे। ठीक है जी, आपको पता है कि जब हम इसे यहां से थ्रो करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इनिशियली इधर है, तो इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल देता हूं, लेट्स कॉल इट यू। ठीक है, क्योंकि हमने इस तरफ थ्रो किया है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब मोर और लेस मुझे इसका पाथ पता है, तुम लोगों को पता होगा क्या पाथ होगा इसका। अरे मतलब ऐसे एक फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल पे ऐसे किक मारोगे हवा में कि वो ऐसे किसी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, तो जाहिर सी बात है किसे नहीं पता होगा कि ये बॉल यहां से ऐसे घूमकर और ऐसे आकर नीचे गिरेगी। ये तो सभी को पता होगा ना, इसमें क्या इतनी सोचने वाली बात है, राइट। 100% ये पाथ ऐसा ही रहने वाला है। अब जैसे ही ये इधर वाला पाथ फॉलो करेगा तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन से तो थोड़ा बाहर निकल आए हैं। तुम दोनों मान जाओ, दोनों समझ रहे हो। कभी तुम्हें दिक्कत हो, हाँ जी, क्योंकि असल में इसमें थोड़ा दिमाग चाहिए ना लगाने के लिए, तो तुम अगर आपस में ही खर्च कर लोगे तो इसमें कैसे लगाओगे। लिमिटेड चीज का यूज जो है वो थोड़ा सा, बात समझे। अब मैंने इसे किसी एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दी। अब हमारे सामने शुरुआत में 2-3 टारगेट रहते हैं। एक तो ये टारगेट है कि ये कितना दूर जाकर गिरेगा, ये, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसे रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। एक, जब ये ऊपर की तरफ गया था तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर की तरफ गया था, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एच, ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल टी, विच इज कॉल्ड क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर के लिए ये हवा में था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जहां से हमने इसे थ्रो किया, और ये किसी पॉइंट पर जाकर, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पर जाकर ये ग्राउंड से टकरा जाता है। यहां तक बात क्लियर है, ऐसा ही होगा। अब मुझे इसकी कैलकुलेशंस के बारे में बात करनी है कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, कैसे हम ये आर फाइंड करेंगे, कैसे हम ये एच फाइंड करेंगे। कोई बता सकता है कि ये रेंज और हाइट ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, किस किस से फर्क पड़ेगा कि ये कितना ऊपर जाएगा। वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी तो फिक्स है दोस्त, और एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है, और फाइनल वेलोसिटी तो हमारे हाथ में ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी तो बाद में आएगी जब वो गिरेगा वापस आकर। डायरेक्शन, वेरी गुड। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एंगल, कि आपने कितने एंगल पर थ्रो किया। विद सेम वेलोसिटी अगर आप अलग अलग एंगल्स पर थ्रो करते हो तो आपको अलग अलग रेंज और अलग अलग हाइट देखने को मिलेगी। तो मान लेता हूं ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा, अपने पास से मान लेता, बात ठीक है यहां तक, सिंपल एकदम। अब
देखो जरा, एक बार मैं दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। नहीं चल रहा है? ये देखा है हमने पहले? ये वाला देखो, ध्यान से देखना, एयर रेजिस्टेंस हटा देते हैं। अब आप सोचो जरा कि मैं इनिशियल स्पीड अपनी फिक्स कर लेता हूं, लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब मैं सोच रहा हूं कि एक बार अगर 80 डिग्रीज पर इसे थ्रो किया जाए तो ये ऐसे थ्रो हो जाएगा, इस तरह से 80 डिग्रीज पर। लेकिन सेम इनिशियल स्पीड के साथ अगर मैं इसे 45 डिग्रीज पर थ्रो करूं तो ये ऐसे थ्रो होगा। और इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि इवन इफ दिस इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, तो भी एंगल से हर एक चीज पर फर्क पड़ रहा है। टाइम देखूं क्या सेम है क्या? तो अगर इधर वाले पॉइंट पर देखते हैं हम, लास्ट पॉइंट पर, तो द टाइम इज कितना? 2.88 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर यहां देखते हैं तो इट इज 4 सेकेंड्स। जाहिर सी बात है, जितना ऊपर जाएगा टाइम तो उतना ज्यादा लगेगा, राइट? इसका मतलब कि टाइम, रेंज, हाइट, सब कुछ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एंगल के ऊपर। और अगर मैं ऐसा करूं कि इस बार एंगल को फिक्स कर देता हूं, और एंगल को फिक्स करने के साथ साथ जो इनिशियल वेलोसिटी है इसे चेंज करके देखता हूं। सो इफ इट इज लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड फॉर एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज, और एयर रेजिस्टेंस हटा देते हैं, तो इफ इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड तो ये ऐसे जाकर गिरेगा। बट इफ इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड एट द सेम एंगल, तो ये ऐसे जाकर गिरेगा। इस बार भी जो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट है, वो सब कुछ बदल गया। इसका मतलब ओवरऑल हमें यह पता चल रहा है कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये तीनों चीजें किन दो बातों पर डिपेंडेंट है? इनिशियल वेलोसिटी, कि आपने कितना तेज थ्रो किया, और एक कितने एंगल पर थ्रो किया, राइट? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल को इंक्रीज, ये तो बात समझ में आ गई कि अब ये दो बातों पर डिपेंडेंट होंगी, थीटा और यू। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसे 25 डिग्रीज पर थ्रो करता हूं, ठीक है, और अब मैं अगर एंगल बढ़ाता जाऊं, तो क्या रेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। देख लेते हैं एक बार, ये लो, इंक्रीज हो गया। क्या मैं अगर इसे और बढ़ाऊं तो और बढ़ गया है। क्या अगर इसे हम और बढ़ाएं, अब डिक्रीज हो जाएगा। और ये तो इधर वाले के बिल्कुल ही इक्वल आ रहा है। कितना? ये कितना है? 55, और वो पहले वाला कितना था? इट वॉज 35, राइट? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एक एंगल तक वो बढ़ती जा रही है, एटलीस्ट रेंज, है ना? मैक्सिमम हाइट तो मुझे हमेशा ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैक्सिमम हाइट में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि मैक्सिमम हाइट पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है, लेकिन रेंज में जरूर दिखाई दे रहा है कि जब तक एंगल बहुत कम है तब भी रेंज बहुत कम है, और जब एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी रेंज कम हो जाएगी। रेंज मतलब अब ये हॉरिजॉन्टली बहुत दूर जाकर नहीं गिरा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केस। और ये बहुत लॉजिकल बात है, इसमें क्या इतना समझने वाली बात है कि अगर बिल्कुल ही वाई एक्सिस के पास ले जाकर थ्रो करूंगा तो वो वहीं पर आकर गिर जाएगा, इसमें क्या इतना सोचना?
बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि एंगल को इंक्रीज करते करते हमेशा ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि दिस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग. मैक्सिमम हाइट कम नहीं हुआ है कभी, राइट. इट लुक्स लाइक कि हम अपने एफर्ट का बहुत ज्यादा पोर्शन उसे ऊपर फेंकने में लगा रहे हैं रादर देन उसे आगे की तरफ थ्रो करने में लगा. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. बास्केटबॉल इसका एग्जांपल है, वॉलीबॉल इसका एग्जांपल है, क्रिकेट में ग्राउंड में बॉल थ्रो करते हैं वो इसका एग्जांपल है, बैडमिंटन में इसका एग्जांपल है. मतलब मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जिसमें बॉल यूज हो रही है वो उसमें तो सारे एग्जांपल्स ये यूज हो ही रहे हो. ऐसा कई बार होता है क्रिकेट बॉल में, हमें पता होता है कि हमें बॉल को दूर तक थ्रो करना है कि ऊपर थ्रो करना है, और हम ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं कि हमें एंगल कितना रखना होगा. बस हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो हमारी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक लगता है वैसे परफॉर्म कर देते हैं. हमें लगता है कि हमें बॉल को दूर तक थ्रो करना है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम ऐसे थ्रो करने की कोशिश करते हैं, राइट. लेकिन जब हमें लगता है कि हमें ऊपर फेंकना है तब हम ऐसे थ्रो करने की कोशिश करते हैं, इस तरह कि वो थोड़ा दूर भी चला जाए और थोड़ा दूर जाए और ऊपर ज्यादा जाए, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं. यहां तक बात क्लियर है? सिंपल एकदम. अच्छा, ये सब हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, इसके फॉर्मूले पढ़े हमने पहले कभी नहीं? चल, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ऐसे ही बस हमने ये सिमुलेशन देखा होगा, बाकी अब हम सॉल्व करें. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि वाई डायरेक्शन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज कितना है? ग्रेविटी. ग्रेविटी के इक्वल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? एक्स मतलब इस तरफ. तो आप बोलोगे सर इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो. यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो क्या ऐसा लिख दूं कि ऐसा लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है? ग्रेविटी. और किस तरफ है? डाउनवर्ड्स. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0. सिंपल. अच्छा, सोच समझ के बताना. फ्रॉम ओ टू पी पूछ रहा हूं. ओ से पी आने में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है? वाई डायरेक्शन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर कोई चीज यहां से चल के और इधर पहुंच गई है? कितना? 0. कितने लोगों को 0 लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, काफी लोग हैं. हाँ, यहां पर पहुंचा है, इधर पी पॉइंट पर. वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, वाई डायरेक्शन. ठीक है. कितने लोगों को कैपिटल एच लग रहा है? 1. बाकी को भी तो कुछ लग रहा होगा. क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, रेंज के इक्वल. देखो, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप हमेशा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कर सकते हो. राइट. क्या मतलब हुआ इस बात का? फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट 0. और इनिशियल कितना है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई डायरेक्शन में? अच्छा, अगर मैं तुमसे ऐसे ही सिंपल पूछता कि मैंने एक चीज को ऊपर की तरफ थ्रो किया और जब वो ऊपर जाकर और वापस नीचे आ जाती है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. वही तो हुआ है, बस ये थोड़ा आगे चलता हुआ और दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ. तो आगे चलने को तो हम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, वाई डायरेक्शन का किसे बोलेंगे? कि ये कितना ऊपर गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यहां तक पूछता
एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, तब कितना डिस्प्लेसमेंट होता वाई डायरेक्शन में? कैपिटल एच। बता सकते हो वो डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन में होता कि माइनस वाई में? प्लस वाई, क्योंकि वो ऊपर की तरफ, राइट। चलिए, बता सकते हो क्या कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना? रेंज प्लस आर या माइनस आर? प्लस, प्लस डायरेक्शन। ठीक है। नाउ द ओनली पॉइंट और ओनली वेक्टर वी आर लेफ्ट विद इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का अपने को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। और आपको डायरेक्टली ये बात ध्यान रखनी है अभी के लिए कि हम एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, है ना। कि अगर यहां पर एक वेलोसिटी वेक्टर है मेरे पास और मुझे ये वेलोसिटी वेक्टर यहां पर यूज ना करके किन्हीं दो डायरेक्शंस में अलग यूज करना है, जैसे कि मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में यूज करना चाह रहा हूं, तो उसका तरीका है कि जितना एंगल आपको पता है, जैसे यहां पर कितना एंगल पता है? थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग आप इस वेलोसिटी वेक्टर का इधर एक कंपोनेंट लिख सकते हैं, इधर। इसका मतलब होगा कि इस वेलोसिटी का इधर कितना इंपैक्ट है या कितना इन्वॉल्वमेंट है, एंड द वैल्यू इज u cos थीटा। जितना एंगल है उसका cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीटा 60 डिग्री होता तो कितना होता है cos 60? 1/2, तो ये u/2 हो जाता, राइट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा। क्या हमेशा ये u sin थीटा और u cos थीटा होगा? नहीं, जब तक ये एंगल थीटा है। अगर वो थीटा वर्टिकल से बताएगा तो फिर ऊपर cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि जिधर हमें एंगल पता होगा हमें उसके अलोंग कंपोनेंट लिखना आता है। तो क्या इसका मतलब अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x पता चल चुका है? अरे बोलो, कितना है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x? u cos थीटा। तो बोलोगे सर u x पता चल चुका है, दैट इज u cos थीटा। क्या मुझे u y भी पता चल चुका है? u sin। अब आपको ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं, तो जो आप फाइंड करना चाहते हो वो आपको मिल सकता है, राइट। लेकिन एक इक्वेशन एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगाऊं तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लगाऊं तो भी ठीक, ठीक है। अब सोचकर बताना कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगाता हूं तो क्या मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा? हाँ जी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और ए एक्स कितना है? 0। तो क्या इसका मतलब वी एक्स कितना आ गया? और यू एक्स है कितना? यू कॉस थीटा। और क्या टाइम की किसी वैल्यू से कोई फर्क पड़ेगा कि वी एक्स कितना आएगा? इसका मतलब आप बोलोगे कि इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि टाइम के मल्टीप्लाई में जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ था, अगर उसी की वैल्यू 0 है तो टाइम की वैल्यू आज 1 हो जाए, कल को 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो मल्टीप्लाई होकर हमेशा ही 0 आता रहेगा। दैट मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स सेम। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता, राइट। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर इस केस में हम यहां पर थोड़े से वेलोसिटी के वेक्टर्स ड्रॉ कर लें। अब ध्यान से देखना जरा, आपको एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उस पर ध्यान रखना है। एयर रेजिस्टेंस हम यहां से हटा देते हैं। देखो, इसे मैं 20 रख लेता हूं और इस एंगल को 60 कर लेता हूं। बताना जरा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है? दिस इज 20, दिस इज 60, तो 20 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 1/2 होता है, तो u इंटू 1/2 मतलब 20 इंटू 1/2, 10 मीटर्स पर सेकेंड।
अब देखना जरा, क्या पूरे मोशन के लिए ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा 10 ही रहती है क्या? हमें बस ये ऑब्जर्व करना है। कहां से ऑब्जर्व होगा? इधर से थ्रो करते हैं, देखना जरा। ये वाला जो लेंथ है ये आपको कभी चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। हो रहा है क्या? वाई डायरेक्शन में भले ही कुछ भी होता जाए, वो एक अलग बात है। जैसे दोबारा से देखते हैं, देखो ये लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा हमेशा। इट मींस कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स सेम, जब वो लास्ट पॉइंट पर जाकर गिरेगा तब भी वो उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, कितनी है? u cos थीटा। इस पॉइंट पर पूछूं u cos थीटा, इधर पूछूं u cos थीटा, हर एक पॉइंट पर u cos थीटा ही रहेगी, u cos थीटा चेंज नहीं होती है। तो हम इसे एक ऐसे लिख लेते हैं कि वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज कांस्टेंट। और ये क्यों कांस्टेंट है उसका रीजन हमने ऊपर लिखा हुआ है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्या वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसका क्या मतलब है कांस्टेंट रहने का? उस डायरेक्शन में तो हमारे पास क्या है? ग्रेविटी है, तो वो तो चेंज करती रहेगी। ठीक है, बात समझे? चलिए, अब मैं सोच रहा हूं यार किसी तरह से ना एक बार यहां तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कर लूं। टाइम तो मुझे कौन सी इक्वेशन, तीनों में से कोई इक्वेशन होगी और दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगी जिसमें मुझे वो इक्वेशन लगानी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सोचता हूं कि कौन सी इक्वेशन लगाऊं और किस डायरेक्शन में लगाऊं। सेकंड इक्वेशन लगाना चाहिए। सेकंड इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए? वाई डायरेक्शन में। क्या हमें मैक्सिमम हाइट पता है? कहां पता है? कैपिटल एच? नहीं नहीं, इसे तो हम डेराइव करेंगे, अभी इसका फॉर्मूला आएगा बनके। ये पता नहीं है हमें। हमें जो पता है वो सिर्फ दो ही बातें हैं। ये दो ही चीज तो हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआत में। भाई आप कितना तेज थ्रो करोगे ये खुद कंट्रोल कर सकते हो, कितने एंगल पर थ्रो करोगे ये कंट्रोल कर सकते हो, कितना ऊपर जाएगा ये तो बात की कैलकुलेशन की बात है, कितना दूर जाएगा ये भी बात की कैलकुलेशन की बात है। तो हम u और थीटा को ही कैलकुलेट, मतलब u और थीटा की टर्म्स में ही सॉल्व कर सकते। ठीक, अब सोचना जरा कि क्या यह बात ठीक रहेगी कि इस पॉइंट पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी, चलो मान ली कितना है x डायरेक्शन की वेलोसिटी? u cos थीटा। इसे तो आप भूल ही मत जाना। y डायरेक्शन की वेलोसिटी बता सकते हो क्या यहां पर? u sin थीटा तो यहां पर है। ग्रेविटी, वेलोसिटी और ग्रेविटी क्या एक ही बात होती है? नहीं, और सोचो थोड़ा। एक्स डायरेक्शन की तो ठीक पता चल गई है, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वाई डायरेक्शन की और पता करनी है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो इसे आगे ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो ऊपर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि ये यहां से ऊपर और नहीं जा रहा है, तो क्या वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई होगी? क्योंकि अगर इसके पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी और होती तो ये अभी और ऊपर जाता। और यही चीज हम फिर से इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से कि क्या वाई डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है एंड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इट बिकम 0। और वो 0 इसीलिए तो हुआ है कि क्योंकि अब इसके पास और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है तो ये नहीं जा पाएगा और ऊपर। जहां तक वाई डायरेक्शन में ऊपर वेलोसिटी थी वहां तक ऊपर जा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोशन हो रहा है यहां पर, ये दो अलग अलग मोशन हो रहे हैं
और दोनों मोशन को एक साथ मिक्स कर दिया गया। कौन कौन से अलग अलग मोशन है? एक जिसमें हम किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं और वो ऊपर जाकर रेस्ट पर आता है और फिर वापस आ जाता है, जो हमने सिंपल ग्रेविटी वाले केसेस पढ़े हैं। और दूसरा उसके साथ मिक्स कर दिया है एक एक्स डायरेक्शन का मोशन, जिसमें एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर मैं इसे, पहले हमने करके देखा है ये, अगर हम इसे ऐसे सीधा ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे लेकिन चलते हुए थ्रो करेंगे तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ इधर आएगा, मतलब एक कर्व बनाएगा अलग से। और वही काम यहां पर भी हो रहा है कि हम दो अलग अलग मोशन को एक साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वाई डायरेक्शन में जो सिंपल ग्रेविटी वाला केस है, और एक एक्स डायरेक्शन में जो कैसा केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। थोड़ा मुश्किल तो नहीं लग रही है बात? समझ आ रही है यहां तक अच्छे से? बिल्कुल बढ़िया से। कोई चीज किसी को पूछनी है, कुछ रिपीट कराना है, किसी चीज में कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद मुझे लगा कि अगर यहां तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दी जाए, फर्स्ट, तो टाइम आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने टाइम में सबसे ऊपर तक पहुंचेगा। कि सर कैसे टाइम कैलकुलेट होगा? लगाओ जरा फर्स्ट इक्वेशन, लगाओ जरा वाई डायरेक्शन में। हाँ जी बताएं, क्या ये होती है फर्स्ट इक्वेशन वाई डायरेक्शन में? ऐसे लिखना चाहिए। तो क्या वैल्यूज पुट करने पर वी वाई का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू क्या यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा है? और ग्रेविटी किधर है? अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी तो क्या लगाऊंगा? माइनस जी टी। तो टी कितना आ गया? यू साइन थीटा अपॉन ग्रेविटी। बात समझिएगा? और ये कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। मुश्किल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि क्या मैं u साइन थीटा को u y लिख सकता हूं? भाई ये y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो है ना, और क्या मैं u cos थीटा को ux लिख सकता हूं? तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बना वो कितना बना? u y अपॉन जी। और वैसे भी हमें पता है कि अगर किसी चीज को u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते थे तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज u अपॉन जी। तो यहां पर बस वो u की जगह u y हो गया। बताओ जरा, अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करूं विद 80 मीटर्स पर सेकंड तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंच जाएगा? 80 से थ्रो किया 80 मीटर्स पर सेकंड, 8 सेकंड्स। कैसे कैलकुलेट किया? 80 अपॉन 10। वही तो करना चाह रहा हूं मैं यहां पर। बस ये बोल रहा हूं कि u को यूज ना करके सिर्फ y डायरेक्शन को यूज कर लेना। राइट? अच्छा, क्या यहां से यहां तक, अब ध्यान से समझना, सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं क्या मैं पूरा टाइम कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि ये जो टाइम आया है, ये टाइम कहां से कहां तक है? आप बोलोगे सर दिस इज टाइम फॉर O टू H, ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम है ये। अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाना ठीक रहेगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? पहले फर्स्ट सोच लेते हैं। फर्स्ट के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी वाई डायरेक्शन की, क्या मुझे पता है? नहीं, अभी तो नहीं पता है। क्या सेकंड? ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेट कर लेते हैं और वो कैलकुलेशन अपने आप ट्वाइस आएगी तो प्रूव हो जाएगा कि जितना टाइम इधर लगा था उतना ही टाइम इधर लग रहा हो। क्या मैं टोटल टाइम निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन लगा सकता हूं? सोचते हैं एक बार। सेकंड इक्वेशन अलोंग वाई, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है यहां तक वाई डायरेक्शन का कितना है? अरे वाई डायरेक्शन का वाई, ओ से पी, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है वाई डायरेक्शन में कितना है? यू साइन थीटा। टी हमें कैलकुलेट ही करना है। एक्सेलरेशन पता है क्या वाई डायरेक्शन का कितना है? ग्रेविटी।
तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं, टोटल टाइम आ जाएगा। कैसे यूज करेंगे? आप बोलोगे सर एस वाई इज इक्वल टू कितना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की जगह क्या पुट कर दूं? 0। ये भी मेंशन कर देते हैं कि हम कहां से कहां तक इस इक्वेशन को लगाना चाह रहे हैं। कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ टू पी। जब ऐसा लगे ना कि समझ में आना बंद होता जा रहा है तो बता देना, वहीं पे रोक लेंगे। एस वाई 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना, u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या, t प्लस के माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसे ले जाते तो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। एक ये t से t कैंसिल कर दूं, ऐसे करते तो नहीं है पर यहां पर जाएगा इतना, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब बोलोगे सर 2 को इधर भेज देते हैं, कितना, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये कौन सा टाइम आया है? टोटल टाइम, जिसमें पार्टिकल ग्राउंड से शुरू करके वापस ग्राउंड पर ही आकर गिर जाएगा। इतना ही टाइम लगेगा। कहो तो एक बार इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लें जरा प्रोजेक्टाइल में। तो ये फॉर्मूला अब हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और मैं सोच रहा हूं कि किसी एक वैल्यू के लिए तुम इसे खुद से वेरीफाई करके मुझे बताओ कि सर इतना ही आ रहा है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी में 20 मान लेता हूं, एंगल जो है वो 30 मान लेता हूं, बताना जरा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो कितना आएगा? ऐसी रफ जगह पे सॉल्व करके बताओ। 2u इज 20, 2u साइन थीटा अपॉन जी कितना, 2 सेकेंड्स। एक बार वेरीफाई कर ले, बाकी लोग भी देख लो कितना आ रहा है। अबे 2u कहां लिखा है तूने, 2u लिख, कितना, 20 साइन थीटा 1/2 अपॉन जी 10, कितना, 2 सेकेंड। एक बार देखें, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इन्होंने एक्सेलरेशन हो सकता है 10 की जगह 9.8 लिया हो, तो उससे 2 की जगह 1.9 के आसपास कुछ आ जाए, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही माना जाएगा। देख लेते हैं एक बार, देखो यहां तक ये आकर गिरा है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं कितना है। हाँ जी देखो, इट इज 2.04 सेकेंड्स, तो इट इज ऑलमोस्ट कितना, 2 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, बात समझे। हाइट कितना है यहां पर, 0, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ऐसे मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंचा होगा? 1 सेकेंड, आधे टाइम में ही पहुंचा होगा। देख लेते हैं एक बार, तो ये यहां पर 1 सेकेंड में पहुंच गया, विच इज हाफ ऑफ द वैल्यू जो अभी हमने निकाला। तो टोटल टाइम हुआ 2u साइन थीटा अपॉन जी, और आधे के लिए टाइम हुआ कितना, u साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, बोलो। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। ये जो फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, x में कितना है ये, u। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा u cos थीटा है। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे y डायरेक्शन की भी फाइनल वेलोसिटी तुम खुद ही सोच के बता दो, सोच के बता दो। क्योंकि y डायरेक्शन का मोशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सिंपल किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो क्या अगर मैंने उसे u साइन थीटा से थ्रो किया होगा, तो जब वो वापस आएगा तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा। इसका मतलब नीचे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी। अरे तुम लोग कुछ समझ भी पा रहे हो, मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूं तुमसे। जैसे अगर मैं किसी चीज को 80 मीटर्स पर सेकंड से थ्रो करूं, तो जब वो घूमकर आएगा तो नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, -80 नीचे की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर भी जब इधर u साइन थीटा से थ्रो किया था, तो जब ये यहां से ऐसे जाकर और घूम के वापस आएगा
तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, माइनस यू साइन थीटा। तो अब तुम ये सोच रहे हो कि सर फिर हमने यहां पर सेकंड इक्वेशन क्यों यूज किया, फर्स्ट ही यूज कर लेते तो आराम से सॉल्व हो जाता। नहीं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करें, अभी भी यूज करें, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम ही आंसर आ। देखें एक बार यूज करके। तो क्या इसी काम के लिए जो हमने अभी अभी किया है, मैं ऐसा लिख दूं कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टी। जी मैम बेल हो गई क्या? अरे अच्छा बस कर रहा हूं बस। ठीक है तो ठीक है, फिर इतना ही पढ़ लेते हैं। अब नहीं हुई बेल? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आज ठीक है, टेंशन मत लो, खूब पढ़ाएंगे।